है आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। अब आप प्रॉपर्टी खरीदे बिना रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 10,000 रुपीज़ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में। मैं नहीं मानता। यस, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये पॉसिबल हो पाया है रीट की वजह से। दैट इज़ रीट यानी दैट इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की वजह से। क्या होता है रीट, किस तरह से वर्क करता है, तो इसकी वर्किंग को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक म्यूचुअल फंड की वर्किंग को, कि एक म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। एक म्यूचुअल फंड क्या करता है, कई लोगों से पैसा कलेक्ट करता है वो, मान लो 500,000 रुपये कई लोगों से वो कलेक्ट करता है, एंड उसके बाद में उसको इन्वेस्ट करता है इन द सिक्योरिटीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। मान लो इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो वो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, डेट है तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में करेगा, एंड सो ऑन, राइट। और वहाँ से जो रिटर्न्स आते हैं उसको एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है वो अपने इन्वेस्टर्स के अंदर या शेयर होल्डर्स के अंदर, वो म्यूचुअल फंड इसी तरह से काम करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रीट। तो एक रीट क्या करती है, रीट भी सिमिलर टू म्यूचुअल फंड कई लोगों से पैसे कलेक्ट करती है। लेट से यहाँ पे उसने 20,000 लोगों रुपये कलेक्ट किए, उसने 20,000 रुपये उसने कलेक्ट किए 100 लोगों से, ठीक है। 100 लोगों से उसने कलेक्ट किए, मतलब अब उस रीट कंपनी के पास कितने आ गए, 20 लाख रुपये उसके पास में आ गए टोटल। 100 लोगों से जब उसने कलेक्ट किया तो उसके पास 20 लाख रुपये टोटल यहाँ पे आ गया। अब ये 20 लाख को रीट क्या करेगी, एक करेगी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, मान लो एक कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में उसने इन्वेस्टमेंट किया इस 20 लाख रुपए का, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इन्वेस्ट करके इसको उसने खरीद लिया एंड इसको रेंट पे दे दिया उसने, जहाँ से उसको लेट से 20,000 30,000 रुपये पर मंथ का उसको रेंटल इनकम आ रहा है। यहाँ से इस बिल्डिंग से 20,000 रुपये पर मंथ का उसको रेंटल इनकम आ रहा है। तो अब यहाँ से ये रेट क्या करेगी, इस जो रेंटल इनकम आ रहा है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अपने इन्वेस्टर्स में एज डिविडेंड, जैसे कि म्यूचुअल फंड करते हैं अपने रिटर्न्स को। अब ये रेट चाहे तो इसको रेंट पर दे सकती है, वहाँ से रेंटल इनकम अर्न कर सकती है, चाहे तो वो इस बिल्डिंग को खरीद कर और फिर उसे बेच के जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रेट किस टाइप की है, जो कि हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ना। यहाँ पे आपका एक छोटा सा वो डाउट हो सकता है कि ठीक है, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया 20,000 रुपये का, तब इसके पास सिर्फ एक बिल्डिंग थी, लेकिन अभी मैं इन्वेस्टेड हूँ इसमें, लेकिन अभी इसके पास में इस सिमिलर टाइप की 4 और बिल्डिंग्स, 4 और प्रॉपर्टीज़ इसके पास आ गई। तो क्या अब मुझे जो इनकम मिलेगी वो इन चारों बिल्डिंग्स की मिलेगी या सिर्फ एक ही बिल्डिंग की मिलेगी? एंड द आंसर इज ऑब्वियसली जिसकी जितनी बिल्डिंग उस रेट के पास होगी उतनी ही बिल्डिंग से जितनी उसकी अर्निंग होगी उसमें आपका पोर्शन रहेगा। तो इसे बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन इसके अंदर। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज इसके अंदर हो जाता है रेट के अंदर इन्वेस्टमेंट का। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेट की। तो कितने टाइप्स की रेट होती है, तो कई टाइप की रेट होती है। जैसे एक होती है इक्विटी रेट। इक्विटी रेट क्या करती है, ये जैसे मैंने अभी कंसेप्ट आपको बताया कि ये या तो बिल्डिंग को खरीदेगी और बेचेगी या फिर उसको रेंट पे देके वहाँ से रेंटल इनकम अर्न करती है, ये होती है इक्विटी रेट। इसके अलावा एक मॉर्टगेज रेट भी होती है। मॉर्टगेज रेट यानी कि जो रियल एस्टेट जो कंपनीज है उनको लोन पे पैसे देती है, वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है उसे अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक ABC रेट कंपनी है, वो एंड एक L&T है, लार्सन एंड टूब्रो, हमें पता है एक रियल एस्टेट कंपनी है। अब L&T को चाहिए 2 करोड़ रुपए कोई नई प्रॉपर्टी बनाने के लिए, तो L&T जाता है ABC रेट कंपनी के पास में, कहता है कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए और बदले में मैं 10% का इंटरेस्ट आपको दूंगा, ठीक है। तो अब ABC रेट कंपनी कहती है ठीक है, ये ले जाओ, 2 करोड़ हमने कलेक्ट किए थे और अपना बिल्डिंग बनाओ, 10% का इंटरेस्ट हमें दे देना। तो अब वहाँ से जो 10% का इंटरेस्ट आएगा, 2 करोड़ का 10% जो कि आई थिंक 20 लाख होगा, मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है तो आप कैलकुलेट करके बता देना कमेंट में कितना होगा। तो वो उस ABC रेट कंपनी के पास में आएगा। अब ABC रेट क्या करेगी, उसको अपने उस इंटरेस्ट का से जो पैसा आएगा उसको अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ये होती है मॉर्टगेज रेट। फिर कुछ हाइब्रिड रेट भी होती है। हाइब्रिड रेट इन द सेंस कि जो दोनों में डील करती है, इक्विटी में भी और मॉर्टगेज के अंदर भी, दोनों में डील करती है। देन कुछ रिटेल रेट्स होती है जो कि रिटेल प्रॉपर्टीज़ लाइक शॉपिंग मॉल्स हो गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, इन ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है। कुछ हेल्थ केयर रेट्स होती है जो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो चीज़ें जैसे हॉस्पिटल्स है, लेबोरेटरीज है, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। देन कुछ ऑफिस रेट्स भी होती है जो कि ऑफिसेज देती है इस पे रेंट पे। देन कुछ रेजिडेंशियल रेट्स भी होती है जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करती है। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ रेट्स यहाँ पे होती है।
ना आपका एक डाउट आ सकता है कि ये रीट तो सिमिलर हो गई रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड की तरह, बट यहाँ पे डिफरेंस है। एंड वो डिफरेंस क्या है आप इस स्क्रीनशॉट के अंदर क्लियरली देख सकते हो। ओके, तो इस पिक में आपको क्लियरली लिख रहा होगा। डेट यहाँ पे सबसे पहले बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो रीट जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है इन दी रियल एस्टेट। वहीं अगर बात करें रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड की, तो वो इन्वेस्ट करता है रीट्स में और स्टॉक्स के अंदर जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन, तो रीट के अंदर नैरो डाइवर्सिफिकेशन तो है। क्यों होता है? क्योंकि वो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन ब्रॉड होता है, बिकॉज वो रीट्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है रियल एस्टेट की राइट। इसके अलावा डिविडेंड की बात करें तो एक रीट जो है उसको 90% ऑफ टैक्सेबल जो इनकम होता है, कैश फ्लो होता है, वो एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इन्वेस्टर्स में। एंड ये सेबी की एक गाइडलाइन है। वही बात करें अगर हम रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड की, तो वहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं। वहाँ टोटली डिपेंड करता है उस म्यूचुअल फंड के ऊपर, वो कितना देना चाहता है, कितना नहीं देना चाहता। इसके अलावा बात करें ट्रेडिंग की, तो जो रीट्स है हमारी, वो जस्ट लाइक हमारे स्टॉक्स होते हैं, हमारे ईटीएफ्स होते हैं, उनकी तरह ही स्टॉक मार्केट पर ट्रेड करती है। लेकिन एक म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक मार्केट पर ट्रेड नहीं करता है। वो हम जैसे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं वैसा ही होता है। तो उसकी जो एनएवी है वो डे के एंड में डिसाइड होती है। लेकिन एक रीट जो है उसके जैसे हमारे शेयर प्राइस होते हैं उसकी तरह उसका फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होता है एक रीट और एक रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड के अंदर ना। क्या हर कंपनी एक रीट कंपनी ओपन कर सकती है? एंड द आंसर इज ऐसा नहीं है। इसके यहाँ पे कुछ सेबी की गाइडलाइंस है, वो फॉलो करना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप यहाँ पे एक रीट कंपनी शुरू कर सकते हो। जैसे जो इंस्ट्रूमेंट है उस ट्रस्ट का, वो यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ डीड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेबी के अंडर में। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है वो केवल रीट एक्टिविटीज़ को कैरी करना ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जो ट्रस्टी, स्पॉन्सर और मैनेजर है वो सेपरेट एंटिटीज़ होनी चाहिए, यानी अलग अलग होनी चाहिए, एक ही बंदा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे देखा जाता है कि कोई भी रेगुलेटरी एक्शन उस रीट के जो पार्टिसिपेंट्स है, उसके जो मैनेजर है या जो भी है, उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल यहाँ पे रेगुलेटरी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया गया है। इसके अलावा मल्टीपल क्लासेस नहीं होनी चाहिए उस रीट की, कि भाई आप हाइब्रिड में भी जा रहे हो, आप रिटेल, हेल्थ केयर, हर एक में जा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देने जो 90% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो है वो आपको एज डिविडेंड देना होगा, केवल 10% ही रख सकते हो आप। और 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे इनकम जनरेटिंग एसेट्स में होना चाहिए, एंड सिर्फ 20% अंडर कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए। मतलब कि दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। देखो, एक तो होती है जो कि बन चुकी है कंप्लीट, जिसमें पोजीशन मिल चुका है, बन चुकी है कंप्लीट है, और एक होती है जो कि अभी बननी बाकी है, अभी कंस्ट्रक्शन जिसका चल रहा है। राइट, तो ये जो बन चुकी है यहाँ पर आपका 80% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें सिर्फ 20% होना चाहिए। मतलब कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर 20% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं होना चाहिए। एंड जो कंस्ट्रक्टेड है, ऑलरेडी बन चुकी है, उसमें 80% तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो ये भी एक क्वालिफिकेशन यहाँ पे है। इसके अलावा जो मिनिमम असेट बेस है वो 500 करोड़ का होना चाहिए, यानी 500 करोड़ की असेट्स आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उस रीट कंपनी के पास, तभी वो एक रीट कंपनी बन सकती है। ओके, तो अब बात करते हैं कि रीट में इन्वेस्ट किस तरह से करें। तो इन्वेस्ट करना बहुत ईजी है। जिस तरह से हम एक डीमेट अकाउंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के अंदर या म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं ईटीएफ्स, जिस तरह से हम स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं, सेम वैसे ही आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू जैसे स्टॉक्स खरीदते हो वैसे ही यहाँ पे एक रीट कंपनी का भी यूनिट्स को खरीद सकते हो। तो डीमेट अकाउंट में तो वो आप अपस्टॉक से एंजल वन के साथ खुलवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। अब यहाँ पे रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं रीट के अंदर, तो यहाँ पे रिटर्न्स की बात करो तो वो 10 to 12% के तो रिटर्न्स आपको यहाँ से मिल ही सकते हैं एक रीट के थ्रू। और यहाँ बेस्ट वे जो है इसको मैक्सिमाइज करने का वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना, इन्वेस्टेड उसके अंदर रहना रीट कंपनी में फॉर अ लॉन्ग टर्म। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं आज एक रीट कंपनी, उसको 25,000 का रेंट आ रहा है एक बिल्डिंग से, ठीक है। अब सिमिलरली उसने 4 और बिल्डिंग ले ली, तो अब उसको 1 लाख का रेंट आ गया है। 2 साल बाद उसने 4 और बिल्डिंग ले ली तो उसको 1 लाख का रेंट आ रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपको 25,000 में से वो 50% भी अगर दे रही थी तो आपको 12.5 के 12,500 रुपये का रिटर्न दे रही थी वो, ठीक है। लेकिन 1 लाख का 50% तो आपको 50,000 तो आपको में डिस्ट्रीब्यूट करेगी।
2 साल बाद। तो ये एक बेनिफिट है यहाँ से अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने का। इसके अलावा इनके प्राइसेस भी तो बढ़ते हैं जैसे स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते हैं, राइट। और यहाँ पे जो आपको ये डिविडेंड मिला, जो 50,000 का डिविडेंड मिला, इसको आप वापस से इसी में इन्वेस्टमेंट कर दो, तब आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिया था, 20,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, 20,000 इन्वेस्ट किया था, अब इस पर 50% का डिविडेंड आपको मिल गया है, डेट इज़ 10,000 का 2 साल में, ठीक है। अब आप इसको वापस से इन्वेस्टमेंट कर दो, मान लेते 50% का डिविडेंड ये रेट देती है, अब हम इसको वापस से इन्वेस्ट कर देते तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 मिल गया होगा, एंड अब जो डिविडेंड मिलेगा वो 15,000 का मिलेगा नेक्स्ट टाइम। तो ये एक बेस्ट वे है यहाँ से अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने का, जैसे हम शेयर मार्केट के अंदर स्टॉक्स के साथ करते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट दी सम एडवांटेजेस ऑफ अ रीट। तो एडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहले तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई यहाँ से हो जाता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए कई चीज़ें करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, बॉन्ड में करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो वहाँ पे एक रीट भी हमारे लिए एक ऑप्शन बन सकता है। दूसरा, यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे सेबी का रूल है। पहले जो ये लिमिट थी वो 50,000 थी, लेकिन 2021 में सेबी की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये लिमिट को 10 to 15,000 यहाँ पे कर दिया गया है। मिनिमम 10 से 15,000 रुपये में आप एक रेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, प्रोफेशनल इसको मैनेज करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी बाय करनी है, कौन सी सेल करनी है, सारी चीज़ें। लेकिन इसमें सिर्फ फ़ायदे नहीं है, इसके कुछ नुकसान भी है, कुछ रिस्क भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो जो पहली लिमिटेशन हमारी वो है लिमिटेड ऑप्शंस। सो एज आई टोल्ड कि ये कंसेप्ट अभी इंडिया के अंदर न्यू है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास इसके अवेलेबल नहीं है। अभी सिर्फ 3 ही रीट इंडिया के अंदर है। एक तो है एम्बेसी ऑफ स्पार्क्स, बिकॉज विच इज़ वॉज द फर्स्ट रीट ऑफ इंडिया। देन यहाँ पे एक ब्रूकफील्ड है और एक माइंड स्पेस है। तो ये 3 ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है इंडिया के अंदर रीट के। दूसरा यहाँ पे लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी इन द सेंस कि व्हेन वी ट्रेड ऑन शेयर मार्केट, जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल हमने आज यहाँ पे आईटीसी का शेयर खरीदा, आईटीसी का शेयर लिया हमने यहाँ पे 1 लाख का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने। अब कल को हमें 6 महीने बाद या कुछ टाइम बाद हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, 1 लाख की इमरजेंसी आ जाती है कोई भी, तो मैं आईटीसी के शेयर को सेल करके और यहाँ से कैश वहाँ से जनरेट कर सकता हूँ बड़ी इजीली। लेकिन रीट के केस में ऐसा नहीं है। रीट के केस में बिकॉज अभी इंडिया में कंसेप्ट नया है, मैंने बताया, तो वहाँ लिक्विडिटी कम है। आज मान लो आपने एक रीट है, कोई भी एबीसी रीट कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, एबीसी कंपनी की आपने रीट ली, ठीक है, वहाँ पे सेम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। नेक्स्ट, अब कुछ टाइम बाद आपको कैपिटल को जो पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो आप चाहते हो कि आप इससे पैसा निकाल दो। अब यहाँ पर आपने सेल ऑर्डर इसका लगाया, लेकिन उसका कोई बायर ही नहीं मिला मार्केट के अंदर, तो आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा, आपका कैश आपके हाथ में आ ही नहीं पाएगा। देन जो थर्ड लिमिटेशन, थर्ड डिसएडवांटेज है वो टैक्सेबल डिविडेंड। जो डिविडेंड हमें रिसीव होता है वो हमारे इनकम स्लैब के हिसाब से, टैक्स स्लैब के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई 30% टैक्स स्लैब में आता है, तो इन डेट केस मेजोरिटी पोर्शन उसके रिटर्न्स का टैक्सेस में चला जाएगा। तो एक अच्छी रीट कंपनी को रिसर्च करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लाइक फर्स्ट इज ऑक्यूपेंसी रेशियो। नाउ व्हाट इज ऑक्यूपेंसी रेशियो? ऑक्यूपेंसी रेशियो मतलब कितनी स्पेस अवेलेबल है टोटल, और उसमें से कितनी उस रीट ने यूज़ कर रखी। फॉर एग्जाम्पल, ईजी कर रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ में, ओके। तो ये एक रीट कंपनी है, उसने एक बिल्डिंग ओन करी। इस बिल्डिंग में 100 कमरे हैं, 100 रूम्स हैं जिनको वो रेंट पर देना चाहती है। अब इसमें से उसने 80 रूम्स जो है, 80 रूम्स को उसने रेंट पर यहाँ पे हमने दे रखा है। 80 रूम्स को रेंट पे दे रखा है, तो हमारा जो ऑक्यूपेंसी रेशियो आएगा डेट इज़ 80% का ऑक्यूपेंसी रेशियो आ गया। सिंपल, 80% ऑक्यूपेंसी रेशियो आ गया, यानी उसने 80 कमरे यूज़ कर रहे थे, 20 उसके अभी भी खाली है जहाँ से वो इनकम जनरेट कर सकती है। तो ये ऑक्यूपेंसी रेशियो 80 to 85% अगर रहे मिनिमम तो वो बेटर है। लेकिन अगर ये 90 प्लस निकल जाए, 95 प्लस निकल जाए, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन मिनिमम 85 या 80% तो एटलीस्ट होना ही चाहिए ऑक्यूपेंसी रेशियो। नेक्स्ट इज़ पोर्टफोलियो, कि जो से ये 80 रूम यहाँ पे रेंट आउट किए कंपनी ने, तो अब यहाँ पे उनके क्लाइंट्स कौन है? क्या वो बड़े क्लाइंट्स है, अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है, इस टाइप के बड़े ब्रांड्स है, या कोई छोटे मोटे ब्रांड्स है? तो मतलब बेसिकली चेक ये करना है कि उनका इतना अर्निंग्स है या नहीं कि वो इसका रेंट पे कर पाएँ। वरना हो सकता है कि 1 महीने उन्होंने रेंट पे लिया एंड बाद में उनकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रही और वो पे आउट ना कर पाएँ।
इसके अलावा जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन चेक करना भी ज़रूरी है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रीट की सारी प्रॉपर्टीज़ केवल एक ही सिटी या एक ही स्टेट के अंदर हो, तो उसमें स्टेट रेगुलेशंस की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जांपल एक रीट कंपनी है, एबीसी रीट कंपनी है, अब उसके केवल चेन्नई के अंदर ही सारी प्रॉपर्टीज़ है एंड कल को चेन्नई में आ जाती है बाढ़, अब उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ चली गई, तो वहाँ उस रीट के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। रीट कंपनी बंद हो जाएगी वो पूरी की पूरी। वहीं अगर उसकी डाइवर्सिफाइड है अलग अलग एरियाज़ में, जैसे कुछ चेन्नई में है, कुछ हैदराबाद में है, कुछ मुंबई में है, कुछ दिल्ली में है, कुछ नोएडा में है, कुछ इंदौर में, इस टाइप से, तो वहाँ पे अगर एक सिटी में कोई प्रॉब्लम आती है, एक स्टेट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो बाकी उसको कवर अप कर सकते हैं। तो ये चेक करना ज़रूरी है। इसके अलावा सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, केवल एक ही सेक्टर पर तो डिपेंडेंस नहीं है, लाइक केवल कोई रीट मान लो केवल आईटी सेक्टर पर डिपेंडेंट है, अब कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है आईटी सेक्टर में, इसकी कंपनीज पे आउट नहीं कर पाती, तो वहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है रीट के ऊपर। तो ये सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी देखना जरूरी है, अलग अलग सेक्टर्स में होना चाहिए, लाइक कुछ एफएमसीजी के भी हो, हेल्थ केयर भी हो, आईटी भी हो, एंड हर टाइप का सेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट रोलिंग रिन्यूअल और रिलीजिंग स्प्रेड भी देखना जरूरी है। अब ये क्या होते हैं? रोलिंग रिन्यूअल मतलब एक जैसे यहाँ पे एक ये 80 रूम जिसने रेंट आउट किया, यहाँ पे मान लेते एक रूम था, यहाँ पे एक रूम यहाँ पे इन्फोसिस ने लिया था, ये किसी भी कंपनी ने लिया था, इन्फोसिस का एग्जांपल है, इन्फोसिस ने एक रूम लिया था, तो अब इसका मान लो 6 महीने का पीरियड था, अब 6 महीने बाद उसने वापस से रिन्यू करवा लिया, वापस से रूम रेंट पे ले लिया, तो ये होगा उसका रिन्यूअल। ये रोलिंग रिन्यूअल भी ज़्यादा होना चाहिए। और रिलीजिंग स्प्रेड मतलब कि पहले मान लो इन्फोसिस ने यहाँ पे जो लिया था वो सिर्फ 20 स्क्वायर फीट्स की जगह ली थी, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 20 स्क्वायर फीट ली थी, लेकिन अब जब नेक्स्ट मंथ उसने रिन्यू करवाया तो उसने वो 40 की कर दिया, मान लो ये 30 उसने कर दी, तो वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। नाउ इन सब के बाद एक कंक्लूजन क्या है इन सारे, तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप रीट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि रीट में ही इन्वेस्टमेंट करना है, सो आई सजेस्ट दैट वी शुड नॉट गो फॉर रीट। रीट में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मैंने बताया लिक्विडिटी की वहाँ पे प्रॉब्लम है, ऑप्शंस बहुत कम अवेलेबल है। लेकिन रीट में सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट करना है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए, देन यू शुड गो फॉर इट। एंड यहाँ पे 10% से आई वुड सजेस्ट 10% से ज़्यादा हमारे पोर्टफोलियो का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक रीट में नहीं होना चाहिए। तो दिस वॉज कंप्लीट अबाउट द रीट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर सेट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइनेंशियल टॉपिक को आपकी कप ऑफ टी बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।